अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुजाहिद मिर्ज़ा। छठी किस्त किताब परेशान सा परेशान खुद नविश्त। स्कूल में जाना। एक रोज़ बड़े भाई मुझे प्राइमरी स्कूल नंबर 1 ले गए। वहाँ दुबले पतले लंबे तिरंगे सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस और सफ़ेद दाढ़ी वाले शख्स से उन्होंने कहा था कि इसको दाखिल कर लें। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा, मुस्कुरा कर भाई से 2-4 बातें की और भाई साहब मुझे ये बताकर कि ये हेड मास्टर साहब हैं और ये तुम्हें दाखिल कर लेंगे, मुझे वहाँ छोड़कर चले गए थे। मैं लफ्ज़ दाखिल से बेहद डर गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अस्पताल में दाखिल कर रहे हैं और जल्द ही मुझे टीके लगाएंगे। मुझे ऐसे क्यों लगा था इसके बज़ाहिर कोई वजह नज़र नहीं आती। मुमकिन है कहीं सुना हो कि फ़लाँ को अस्पताल में दाखिल किया गया और फिर वहाँ से उसकी लाश निकली, क्योंकि इस तरह के खौफ के जहन पर सवार होने की दूसरी कोई और वजह दिखाई नहीं देती थी। मुझे एक कमरे में बाकायदा बच्चों के साथ टाट पर आलती पालती मारे बिठा दिया था। बच्चे इधर उधर देख रहे थे, कुछ कायदे पर उंगली फेरते हुए पढ़ने की कोशिश भी कर रहे थे। कभी कभार कोई बच्चा खड़ा होकर मुट्ठी बंद करके छोटी उंगली बुलंद करता तो मास्टर साहब, जिन्हें सब उस्ताद जी कहते थे, उसे जाने की इजाज़त देते थे। मुझे इसका मतलब तो नहीं पता था, लेकिन मैंने सोचा अस्पताल में दाखिल होने से बचने का यही एक तरीका कारगर हो सकता है। मैंने भी उंगली बुलंद कर दी और मास्टर साहब ने, जिनका नाम बाद में मालूम हुआ मास्टर सुबहान था, मुझे जाने का इशारा कर दिया। मैं स्कूल से निकला। स्कूल की इमारत आहिस्ता आहिस्ता चलकर तय की और डॉक्टर नियाज़ के मसलब से घर की जानिब दौड़ लगा दी। घर के नज़दीक अम्मा अल्लो की कोठरी के पास रुका, सांस ली और फिर आराम से घर चला गया। अम्मा रेहल पर कुरान रखे, नज़र की ऐनक लगाए कुरान शरीफ की तिलावत कर रही थीं। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम आ क्यों गए? मैंने रोनी सूरत बनाकर कहा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वो मुझे दाखिल कर लेंगे। अम्मा ने ऐनक उतारी, कुरान शरीफ को गिलाफ चढ़ा कर रखा और रेहल तय करके मुझ पर पिल पड़ी। मेरी ऐसी धुनाई की कि फिर कभी स्कूल न जाने की नौबत नहीं आई थी। लेकिन माँ का यह गैर मुनसफ़ाना बल्कि गैर इंसानी रवैया मुझे हमेशा चुभता रहा। बाद में जब भी कभी पूछा तो वो कभी भी मुतमईन करने वाला जवाब नहीं दे पाई थी। बस यही कहा कि मुझे गुस्सा आ गया था। मुमकिन है धोबन का गुस्सा गधी पर उतारने वाला सिलसिला हो, या फिर शायद उनका गुमान हो कि उनका बच्चा पढ़ने से इनकारी नहीं होगा। ये गुमान मुझे भी हुआ था जब मैंने अपने बेटे तमोजुन को पढ़ाई के गर्ज से मास्को बुलाया था और वो मास्को स्टेट यूनिवर्सिटी में अपनी ही लियाकत के ज़ोर पर दाखिल हुआ था। मगर चंद माह बाद यूनिवर्सिटी से मालूम करने पर पता चला कि वो क्लास में जाता ही नहीं था। अगर मैं मुजाहिद न होता, अगर वो तलाक़ याफ्ता वालिदैन का बेटा न होता और अगर वो दियारे गैर में न होता तो शायद मैं आप अपनी माँ बन जाता। और 5-6 बरस गुजरने के बाद जब उसने पढ़ने से साफ इनकार कर दिया था तो मैं मुस्करा कर यही कह सका था, नौजवान तुम बड़े बाहिम्मत हो, हमारे यहाँ आज तक किसी ने ऐसा कहने की जुर्रत नहीं की। बहरहाल कुछ पढ़ लेना, अनपढ़ ना कहलवाना। मेरा बेटा तो एक बार इनकार करने के बाद फिर किसी तालीमी इदारे की तरफ नहीं गया, लेकिन मैं एक ही मार से बाकायदगी से स्कूल जाने लगा था और मुझे अगले ही रोज़ जिस उस्ताद की सरपरस्ती में दिया गया था, मैं उन्हें और उनकी मोहब्बत, शफ़क़त और तवज्जो को भुलाने का गुनाह कभी नहीं कर पाऊँगा। उनका नाम मशकूर हुसैन था। वो संजीदा और मेहनती शख्स थे और बेहद खुशखत। आज मेरी लिखाई में जो सफाई है ये उन्हीं के रहीने मिन्नत है। मास्टर साहब को मैं उस्ताद के साथ कोई सगा भी समझने लगा था, क्योंकि वो मुझ पर बेहद तवज्जो देते थे और बहुत मेहरबान थे। हर्फ की तख्ती, गोलाई, सीध, तशदीद और नुक्ते सभी की तहरीर की तस्सीम में लगे रहते। हर वक्त खुद में गुम रहते थे और मुसलसल सिगरेट पीते थे। उनका ज़ेर साया मैंने पहली जमात से ही अव्वल मुकाम हासिल करना शुरू कर दिया था। हमारा प्राइमरी स्कूल डॉक्टर नियाज़ के मतलब से जुड़ी हुई एक बड़ी सी पुरानी इमारत में था, जिसका लकड़ी के डंडों वाला बड़ा सा गेट था। मतलब के साथ जुड़ा हुआ कमरा मास्टर सुबहान साहब की क्लास का था। मास्टर साहब बुलंद कद, जसीम और खुलती हुई रंगत वाले शख्स थे। खशखशी सी दाढ़ी थी। अपने रवैयों में देहाती और सख्त मिजाज शख्स थे। मास्टर सुबहान वर्जिशी आदात के हामिल थे। उनके कमरे में एक मुतवाज़ी बांसों वाला वर्जिश करने वाला ठिया पड़ा हुआ था, जिसके बांसों पर दोनों अतराफ में कई कई बच्चों को बिठाकर उसके बीच में खड़े होकर दोनों हाथों से बुलंद करके उस ठिये को चक्कर की सूरत में घुमाते थे। मुझे लगता था या तो वो खुद जिन हैं या फिर जिन उनके काबू में है।
जिन्नात का ये तस्वुर अरब से आया है, लेकिन कुरान इसका तज़किरा होने की वजह से ना सिर्फ उनके वजूद पे मोहर तस्दीक़ साबित हो गई है, बल्कि जहाँ जहाँ इस्लाम फैलता गया जिन भी वहाँ वहाँ पहुँचते रहे। हिंदू डायनों, चुड़ैलों, भुतनियों, पिछल पैरियों, देवों, परियों, बदरूहों और आसिबी ताकतों पर तो पहले ही यकीन करते थे, मगर हिंदुस्तान में इस्लाम का बोलबाला होने के सबब जिन भी वहाँ आ गए। फिर जिनों के मज़ाहब भी दो हो गए थे, हिंदू जिन और मुसलमान जिन। हमारी माँ जिनों से बहुत डरती थी और उन्होंने ये डर मुझ में बेहद असर कर दिया था। बचपन से ही जिनों की कहानियाँ सुनाई जाती, माफ़ौक़ुल फ़ितरत वाक़यात बताए जाते। गर्ज़ इंसानों का तज़किरा कम होता था और जिनों का ज़्यादा। जीजी के चौबारे का जिन, शाह साहब के घर के जिन, मास्टर सलीमुद्दीन की छती हुई गली का जिन, वगैरह वगैरह। इसलिए कोई भी ना समझने वाली बात जिन से ही मंसूब हो जाती थी। इस पर तरह ये कहा जाता था कि चूँकि हिंदू जादू पर एतक़ाद रखते थे और जादू करते भी ज़्यादा थे, इसलिए जिन मकामात पर हिंदू रहे वहाँ जिन भी ज़्यादा हैं। बहरहाल बाद में साबित हुआ कि मास्टर सुबहान जिन नहीं थे, बल्कि किसी ज़माने में पहलवानी किया करते थे। उनकी जमात के कमरे के सामने बड़े सलाहदार दरवाजे के दूसरी तरफ का कमरा मास्टर मशकूर हुसैन के साहब के ज़ेर निगरानी था। हम 20-25 बच्चे लंबाई के रुख बिछे हुए टाटों पर कपड़े की कतरनों में बांधे गए बस्तों को सामने रख के बैठा करते थे। ये एक बड़ा सा कमरा था जिसे एक तख्ती की दीवार से 2 हिस्सों में बांटा गया था। तख्ते पर मटियाला जर्द रोगन था, बीच में एक दरवाज़ा था। मास्टर साहब चाय पीने और सिगरेट की कश लगाने के लिए फट्टे के दीवार के दूसरी तरफ चले जाया करते थे। पहाड़े सुनाने और याद करने के लिए 2 कतारें आमने सामने खड़ी कर दी जाती थीं और बच्चे ज़ोर ज़ोर से हिक वाला डू डू डूने 4 यानी 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 बोल कर पहाड़े याद किया करते थे। सुनाते वक्त अपनी मर्ज़ी होती थी, चाहे उर्दू में सुनाई या मुल्तानी ज़ुबान में। स्कूल में डंडों थप्पड़ों का इस्तेमाल मास्टर हजरात आम किया करते थे, लेकिन मुझे प्राइमरी स्कूल में 1-2 वाक़यात के अलावा जिस्मानी तशद्दुद की कोई मिसाल याद नहीं है। एक बार मैं सर झुकाए तख्ती लिख रहा था कि कोई नुक्ता लगाना शायद भूल गया था। तड़ाक से मास्टर मशकूर हुसैन साहब का रोल मेरी गर्दन के अक़ब में पड़ा था। ज़ाहिर है मैं रोने लग गया था, मगर बाद में मास्टर साहब की तसल्ली से मैं मुतमईन हो गया था। वैसे बच्चों पर इस किस्म का तशद्दुद कहीं कभी तो ना इंसाफ है और ना ही इंसानियत। बकौल मास्टर फ़िदा हुसैन गाड़ी साहब के, अगर मैं बच्चों पर तशद्दुद करता तो मुझ में और जानवर में फ़र्क क्या रह जाता। लेकिन पूरे 5 बरस में मुझे एक ही डंडा पड़ा था। जिस तरह माँ की रेहल की मार से मैंने फिर कभी पढ़ाई से इनकार नहीं किया, इसी तरह लगता है इस डंडे की एक ज़रब की बिना पर मैंने उर्दू तहरीर में गलती नहीं की होगी। बड़े दरवाजे के ऐन सामने सहन के आखिर पर ऊपर जाने के लिए शिकस्ता जीना था और सहन के ऐन वस्त में बड़े से तने वाला पीपल का दरख्त, जिसके गिरदा गिर्द पक्की ईंटों का एक गोल चबूतरा सा था। तने और ईंटों के बीच मिट्टी भुरी हुई थी। तने से बड़े बड़े सियाह मकोड़े सहन भर में कतारें बनाए सूरत के साथ इधर उधर दौड़ते फिरते थे। तफरीह के दौरान जब बच्चे सहन में खेलते थे तो शरारती बच्चे मकोड़े पर थूक कर उसे किसी के बदन पर चिपटा देते थे। मकोड़ा इस शिद्दत से खाल में अपने जबड़े गाड़ देता था कि इसे खींचने पर उसका धड़ अलग हो जाता था और सर कट कर चिमटा रहता था। उसे वाकई बदन से तोड़ना पड़ता था। मास्टर सुबहान के कमरे से बाएं तरफ एक मुख्तसर सा बरामदा था, जिसमें लकड़ी के बने हुए 4 सादा अर्चक और सतून थे। बरामदे के पीछे एक ऊंची छत वाला बड़ा कमरा था, जो हेड मास्टर अब्दुल अजीज़ साहब का दफ्तर भी था और क्लासरूम भी। उनके कमरे और बरामदे के सामने पीपल के इस तरफ थोड़े फासले पर एक और बरामदा और 2 कमरे थे। मास्टर मशकूर साहब के कमरे के आखिर में इन कमरों के आगे बरामदे से मुत्तसिल बरामदे का एक और छोटा सा हिस्सा था और आखिर में एक और कमरा था। स्कूल से बाहर सड़क पर जिस कमरे में हम टाटों पर बैठकर पढ़ते थे, सब्ज़ी वाले और पकोड़े वाले रेहड़ियाँ लगाए खड़े होते थे और आवाज़ें लगाते रहते थे। एक तरफ उनकी आवाज़ों का आहंग और दूसरी तरफ पहाड़े पढ़ते बच्चों का लुढ़। जी हाँ, हम उन बच्चों को पहाड़े याद करने के लिए कहा जाता था। लुढ़ मारो यानी शोर मचाओ या बुलंद आवाज़ में याद करो। दोनों मिलकर अजब मंडी नुमा स्कूल का समा बांध देते थे। तफरीह के वक्त रवां और बेचने वाले और दूसरे छाबी फरोश भी आ धबकते थे और कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। गर्मियों में तो हमें इन्हीं कमरों में पढ़ाया जाता था, मगर सर्दियों में सब बच्चों को टाटो समेत स्कूल से खासी दूर गली में से गुजार कर म्यूनसिपल ग्राउंड में ले जाया जाता था और वहीं पे पढ़ाई और पिटाई होती थी। प्लाटों म्यूनसिपल ग्राउंड को बिलमूम इसी तरह मौसम किया जाता था। प्लाटों में पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था।
प्यास लगने की सूरत में इजाज़त देकर प्लाटों के बाहर दूसरी तरफ एक वीरान सी गली अबूर करके लारी अड्डे के नलके से जाकर पानी पीना पड़ता था। हमें बहुत डराया जाता था कि पठान बच्चों को बोरी में बंद करके उठा के ले जाते हैं, उनके हाथ पैर तोड़ देते हैं और फिर उनसे भीख मंगवाते हैं। पठान बेचारे पाबंदों को कहा जाता था जो सर्दियां काटने के लिए पहाड़ों से उतर कर आया करते थे। आदमी तांबे पितल के बदले खुश्क फल बेचते थे और उनके बड़े घेर के घघरे और बड़ी बड़ी चादरें ओढ़े औरतें और लड़कियां अपने पीछे लगे कुत्तों पर लाठियां घुमाती घर घर भीख मांगती थी। एक रोज़ मैं पानी पीने के लिए उस वीरान गली से गुजर रहा था जहाँ खजूरों के दरख्तों के गिर्द झत्तों में से एक अजीब व गरीब जानवर निकला। झत्ते खजूर के बाद दरख्तों के गिर्द खजूर के ही ऐसे दरख्तों का झुंड सा होता है जिनका तना नहीं होता और न ही उन पर फल आता है। इस जानवर को देखकर मैं इस कदर खौफजदा हुआ कि भागता हुआ सामने से आने वाले पठान से जा मिटा था। उस पठान ने मुझे तसल्ली दी थी और कहा, ये नौलू हैं, कुछ नहीं कहता। उसकी तसल्ली मिलते ही मुझे ख्याल आया ये तो पठान है, बच्चों को बोरी में बंद करके उठा के ले जाने वाला। और मैंने पानी पिए बगैर वापस दौड़ लगाती थी। जब क्लास के पास पहुंचा तो मास्टर मशकूर साहब ने पूछा, क्या बात है? मैंने उन्हें बताया और वो मुस्कराए और नौलू का तर्जुमा बताया, नेवला।